जैन साथियों नमस्कार आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है एएनसी, एंटीनेटल केयर। यानी गर्भवती महिला को जब पता लगता है कि वो गर्भ से हैं तो उसके बाद वो किस किस स्टेप से गुजरेगी और उसको क्या क्या करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की। गर्भवती होने का पता चलते ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण कराएं। गर्भवती महिला को 4 प्रसव पूर्व एएनसी जांचें कराना बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली एएनसी जांच पहली माहवारी छूटते ही या माहवारी छूटने के पहले 3 महीने के भीतर। दूसरी एएनसी जांच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में। तीसरी एएनसी जांच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में। और चौथी एएनसी जांच गर्भावस्था के 9वें महीने में। नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांच कराना आपको और आपके बच्चे को जटिलताओं से बचाता है और जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ रखता है। प्रसव पूर्व जांच यानी पहले जांच कौन कौन सी हमें करानी चाहिए डिलीवरी होने से पहले। हर प्रसव पूर्व जांच में खून व पेशाब की जांच, बीपी, वजन और पेट की जांच कराएं। ये सुनिश्चित कर लें कि आपको IFA यानी आयरन फोलिक एसिड की गोलियां और इंजेक्शन टिटेनस टॉक्सोइड के 2 टीके लग गए हैं। अगर ज़रूरत हो या अगर आपको कहा गया हो तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें। मूत्र में एल्ब्यूमिन और शुगर तो नहीं है, इसकी जांच कराएं। अपना वजन नपवाएं। गर्भावस्था के दौरान औसतन 9 से 11 किलोग्राम वजन बढ़ता है। हीमोग्लोबिन की जांच से खून की कमी का जल्दी पता लगाने और उपचार करने में मदद मिलती है। एल्ब्यूमिन और शुगर का पता लगाना आप और आपके बच्चे को गंभीर स्थितियों से बचाता है। खून की कमी का पता लगाने के लिए अपने खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच कराएं। तो कौन कौन सी जांच हैं वो विस्तार से मैं आपको बताता हूँ कि हम डिलीवरी होने से पहले कौन कौन सी जांच करानी जरूरी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीपी की जांच कराते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा कितना है। दूसरा, गर्भस्थ शिशु की बढ़त का आकलन करने के लिए पेट की जांच करना जरूरी है। एएनसी के दौरान पेट की जांच से गर्भस्थ शिशु की बढ़त और उसकी कुशलता का आकलन करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है हमारा TT यानी टिटेनस टॉक्सोइड इंजेक्शन। 1 महीने के अंतर पर TT इंजेक्शन के 2 टीके लगवाएं। ये टॉक्सोइड इंजेक्शन जच्चा और बच्चा दोनों की जानलेवा टिटेनस से बचाता है। नेक्स्ट बात करते हैं IFA की यानी आयरन और फोलिक एसिड गोलियां। गर्भावस्था के दौरान आयरन, लोह तत्व और फोलिक एसिड की 100 गोलियां दी जाएंगी। गर्भावस्था के 4थे महीने से IFA की 1 गोली रोज लेनी है। अगर आप में खून की कमी है तो आपको IFA की 2 गोलियां रोज लेने की सलाह दी जाएगी। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। रोजाना IFA की 1 गोली लेने से मां में खून की कमी नहीं होती है और स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित होता है। गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सा आहार लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आपको दिन में 1 अतिरिक्त भोजन खाना जरूरी है। दूध और दही, छाछ, पनीर जैसे दूध उत्पाद लें। इनमें प्रचुर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। ताज़ा मौसमी फल और सब्जियां खाएं क्योंकि इनसे विटामिन और खनिज मिलते हैं। अनाज, छिलके वाले अनाज और दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। हरा साग लोह तत्व का फोलिक एसिड से भरपूर होता है। मुट्ठी भर यानी 45 ग्राम मूंगफली के दाने और कम से कम 2 कप दाल से शाकाहारी लोगों की प्रोटीन की दैनिक जरूरत पूरी हो जाती है। मांसाहारी लोगों के लिए मांस, अंडा, मुर्गी या मछली प्रोटीन, विटामिन और लोह तत्व के अच्छे स्रोत हैं। कई तरह के खाद्य पदार्थों से मिलकर बना संतुलित आहार बच्चों की बढ़त में मदद करता है और खून की कमी नहीं होने देता। तो बात करते हैं जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर स्रोत की। लोह तत्व में हरा साग, छिलके वाले अनाज, दाल, सूखे मेवे, मूंगफली के दाने, मांस और गुड़ में मिलता है। कैल्शियम मिलता है हमें दूध, दही उत्पाद, तिल, बादाम, सोयाबीन का दूध और शलजम आदि से। विटामिन मिलते हैं हमें संतरा और गहरी हरी सब्जियां, रसीले फल, सेब, टमाटर, आंवला, सब्जियां, मांस, मछली, दूध और दूध उत्पादन, सोया। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलता है। तो प्रोटीन हमें पनीर, दूध और अन्य दूध उत्पादन, मिले जुले अनाज, बीज, मूंगफली के दाने, अंडा, मांस, मुर्गी, सोयाबीन। नेक्स्ट है हमारा फैट यानी वसा।
तो हमें मक्खन, घी, तेल, मूंगफली के दाने से हमें फैट मिलता है। अपने आसपास के इलाकों में उगाए जाने वाले स्थानीय मौसमी खाद्य पदार्थ, सब्जियों और फलों का सेवन करें। साफ सफाई, हर बार खाने से पहले और शौच या बच्चे के बाद साबुन और हाथ पानी से धोएं। नियमित रूप से अपने नाखून काटें। व्यक्तिगत साफ सफाई आपको संक्रमण होने और आपके द्वारा बच्चों में फैलने से बचाव करती है। नेक्स्ट हमारा गर्भावस्था के दौरान आराम कितना करना चाहिए। रात में 8 घंटे और दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए। बाएं करवट लेटें क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु को खून की आपूर्ति बढ़ जाती है। भारी सामान उठाने व कड़ी मेहनत वाले काम से बचें। काम में अपने ऊपर ज़्यादा जोर न दें और कुछ काम दूसरों को सौंप दें। पर्याप्त आराम से शारीरिक और मानसिक तनाव दूर हो जाता है, जो आपके और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक सहयोग। परिवार का व्यवहार और रवैया खुशी से भरा और उत्साहवर्धक होना चाहिए। परिवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको स्वस्थ आहार मिले और आप समय पर स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। प्रसव पीड़ा शुरू होने या कोई जटिलता होने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने में देर न करें। पर्याप्त धन और वाहन का इंतजाम पहले ही कर लेना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लेनी चाहिए जो कोई अप्रत्याशित आपात स्थिति होने पर खून दे सके। पति और सास द्वारा देखभाल में सहयोग और सहारा गर्भावस्था के दौरान भावनात्मक सहारा और भरोसा पैदा करता है। गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत: पेट में तेज दर्द, कमजोरी महसूस होना, जल्दी थक जाना और सांस फूलना, योनि से खून का बहना, पैरों में गहरे सूजन होना, दौरे पड़ना और बुखार। अगर कोई जटिलता हो तो अपने स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए तुरंत मदद लें। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान खतरे के संकेत: अगर नीचे दी गई बातों में से कुछ भी हो तो ANM चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। PSC पर संपर्क करें। पेशाब में जलन, तेज बुखार या कोई अन्य बीमारी, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में योनि से खून बहना, अत्यधिक मितली और उल्टी, प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले योनि से रिसाव, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का पता चलना, बेहोशी और या पेट में दर्द होना। नेक्स्ट हमारा प्रसव पश्चात देखभाल, यानी डिलीवरी होने के बाद क्या क्या देखभाल की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रसव के बाद आप प्रसव केंद्र में कम से कम 48 घंटे तक रहें, क्योंकि माँ और नवजात शिशु में ज़्यादातर जटिलताएं उसी बीच होती हैं। आप और आपके बच्चे को प्रसव के दिन और फिर प्रसव के तीसरे दिन, 7वें दिन और 6ठे सप्ताह के बाद किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा देखा जाना चाहिए। नवजात शिशु को पहले पोलियो की खुराक तथा हेपेटाइटिस B और BCG के टीके लगाए जाने चाहिए। आपको प्रसव केंद्र में नाल की देखभाल, बच्चे को गर्म रखने, सांस संबंधित संक्रमण, दस्त, पोषण और परिवार नियोजन के बारे में भी सलाह दी जाएगी। स्तनपान कराने की जरूरत पूरी करने के लिए अतिरिक्त भोजन और पेय लें। पर्याप्त आराम करें। अगर आप या आपके बच्चे को कोई समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। प्रसव के बाद समस्याएं: प्रसव मार्ग में फटन, पेशाब कर पाना यानी ना कर पाना, पेशाब में जलन, स्तनपान कराने में कठिनाई, पेट के निचले भाग में दर्द, योनि से बहुत अधिक खून आना, मलमूत्र को नियंत्रित ना कर पाना, योनि से बदबूदार रिसाव, सांस लेने में कठिनाई, नज़र धुंधली पड़ना या दौरे पड़ना, बुखार होना या बेहोशी होना, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। नवजात शिशु की देखभाल के लिए नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सूखे व गर्म कपड़े में लपेट देना चाहिए। मौसम के अनुसार अच्छी तरह ढका और गर्म रखना जाना चाहिए। सिर और पैर ढके होने चाहिए। 48 घंटे बाद ही नहलाना चाहिए। पहले 24 घंटे में कम से कम एक बार और पहले 48 घंटे में कम से कम एक बार मूत्र करना चाहिए। हर हाल दूध पिलाने के बाद डकार दिलानी चाहिए, यानी जब भी दूध पिलाओ तभी उसके बाद आपको डकार दिलानी ज़रूरी है। नाल के ठुंड को साफ और सूखा रखना चाहिए। नाल के ठुंड पर कुछ भी ना लगाएं। किसी संस्थान में प्रसव कराने पर का चुनाव करें। इससे कोई जटिलता होने पर जच्चा बच्चा को समय में मदद मिल सकती है। नवजात शिशु में खतरे के संकेत: शिशु में जो भी खतरे के संकेत हैं वो आपके सामने हम बता रहे हैं। सांस लेने में कठिनाई, स्तनपान न कर पाना, मलमूत्र न कर पाना, नाल का ठुंड लाल का हो जाना, उसमें मवाद होना, शरीर पर 10 से अधिक फुंसियाँ या एक बड़ा फोड़ा होना, पीलिया, बुखार, दस्त, बच्चा सुस्त और निष्क्रिय होना और दौरा पड़ना, आंखों में लाली या संक्रमण, कोई जन्मजात विकृति दिखना।
तो ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अब बात करते हैं कि हम बच्चों को दूध कैसे पिलाएं, यानी स्तनपान किस तरीके से कराएं। आपको जल्द से जल्द अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। बेहतर हो कि प्रसव के 1 घंटे के भीतर ही, ताकि उसमें ठीक से चूसने की क्षमता विकसित हो सके। पहले दिन माँ का दूध खीस बोला जाता है, जिसको नवजात के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये पौष्टिक होता है और खसरे जैसे सामान्यतः होने वाले इस इन्फेक्शन से भी बचाता है, और यह संक्रमण से बचाने वाले तत्वों से भी भरपूर होता है। 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, और इस अवधि में अन्य कोई भी चीज़ जैसे गुट्टी, शहद बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। बच्चे के मांगने पर ही स्तनपान कराना चाहिए। सिर्फ माँ का दूध पिलाने से नवजात शिशु को दस्त लगने और सांस नली में इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। इससे उस अवधि में गर्भ ठहरने की संभावना भी कम होती है। माँ का दूध आपके बच्चे की सेहत और बढ़त के लिए सबसे अच्छा होता है। अपने बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराएं और दस्त तथा दूसरी बीमारियों से बच्चे को बचाएं। अब बात करते हैं पूरक आहार। माँ के दूध के अलावा बच्चे को दिए गए किसी भी आहार को पूरक आहार कहते हैं। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे की मानसिक और शारीरिक बढ़त के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं रह पाता, इसलिए पूरक आहार देना जरूरी होता है। आहार का प्रकार: चीनी मिले हुए तथा बिना पानी मिलाए दूध में मिलाकर मसली हुई रोटी, भात, ब्रेड, बिस्किट्स 6 से 12 महीने तक दे सकते हैं। आहार कितनी बार दें, यानी आहार अगर माँ का दूध पीता है तो दिन में 3 या 1 कटोरी दें। अगर माँ का दूध नहीं पीता है तो दिन में 5 बार दें। घी तेल डाली हुई गाढ़ी दाल दें। मिशी हुई रोटी, भात, ब्रेड या घी तेल डाली हुई खिचड़ी, इसमें पकी हुई सब्जियां जैसे आलू, गाजर, साग, कद्दू आदि भी मिला दें। दूध में पकाई सेवन दलिया, हलवा, खीर या दूध में पका दलिया और मसले हुए उबले तले हुए आलू या एक मौसमी फल, केला, चीकू, आम या मांस, मछली व अंडा 12 से 24 महीने का हो जाए तो भी उसके बाद हम ये सब दे सकते हैं। दिन में 5 बार 1.5 कटोरी दें। परिवार में बनने वाले भोजन के कुछ हिस्से शामिल करके बच्चे के आहार में विविधता बढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा भात, दाल, चपाती, गेहूँ या ज्वार, दही, मौसमी फल जैसे केले, अमरूद, आम आदि, सब्जियाँ जैसे आलू, गाजर, फल 24 महीने के अधिक होने पर दें, रोज़ दिन में 3 बार। इसके अलावा लड्डू, बिस्किट, ब्रेड और अन्य पौष्टिक आहार दें। भोजन के बीच में दिन में 2 बार दे सकते हैं। आपके लिए समझना जरूरी है कि लड़कियां और लड़कों को बराबर मात्रा में भोजन की ज़रूरत होती है। हर बार खिलाने से पहले अपने और बच्चों के हाथ साबुन और पानी से धोएं। भोजन के समय बच्चे के साथ बैठें। बच्चे को अलग कटोरे में भोजन दें, ताकि सुनिश्चित हो सके कि उसे पर्याप्त भोजन मिला है और उसने सही मात्रा में खाया है। माँ के दूध के अलावा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा से भरपूर विविध पूरक आहार समय पर देने से बच्चा स्वस्थ रहता है। बच्चे के लिए टीकाकरण की बातें बताएंगे आपको, तो वो आप नोट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से टीके हम कब लगवाते हैं और कब लगवाने चाहिए। जन्म के समय BCG का टीका लगता है, OPV की खुराक, और हेपेटाइटिस B का टीका लगता है। 6 सप्ताह पर BCG अगर जन्म के समय न दिया गया हो तो लगेगा। DPT का पहला टीका, OPV पहली खुराक और हेपेटाइटिस B का पहला टीका लगेगा 6 सप्ताह पर। जन्म पर ये नहीं लगेगा। 10 सप्ताह पर हमें DPT दूसरा टीका, OPV दूसरी खुराक, हेपेटाइटिस B की दूसरी खुराक। 14 सप्ताह पर DPT तीसरी, OPV तीसरी खुराक, हेपेटाइटिस B का तीसरा टीका। 9 महीने पर खसरा का टीका और विटामिन A पहली खुराक। 16 से 24 महीने पर DPT का पहला बूस्टर, खसरा दूसरा टीका, OPV बूस्टर खुराक और विटामिन A की दूसरी खुराक। 2 से 5 वर्ष पर विटामिन A, 6 महीने के अंतर पर तीसरी से 9वीं खुराक, कुल 7 खुराक। 5 वर्ष पर DPT दूसरा बूस्टर और 10 वर्ष पर TT का टीका और 16 वर्ष पर TT का टीका लगाए जाते हैं। खसरे का दूसरा टीका या MR का टीका लग सकता है उसके बाद में। अपने बच्चों को जानलेवा और विकलांग बना देने वाली बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण सूची का पालन जरूर करें। परिवार नियोजन सलाह आपके स्वास्थ्य की बहाली और आपके बच्चे की उचित देखभाल के लिए दोबारा गर्भवती बनने से पहले 5 वर्ष के अंतर की सलाह दी जाती है। माँ बनने में अंतर रखने के लिए अनेक गर्भ निरोधक उपाय मौजूद हैं, जो आपको सरकारी अस्पताल से भी मिल जाएंगे। स्तनपान, मासिक स्राव रोध, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड केवल स्तनपान कराने पर 6 महीने तक गर्भधारण करने से बचाता है। गर्भाशय के भीतर लगने वाला गर्भनिरोध उपकरण IUCD यह एक बार अपनाया जाने वाला उपाय है और 10 वर्ष तक कारगर रहता है।
DMP हर 3 महीने पर DMP का टीका लगाया जाता है। इसे स्तनपान के दौरान प्रयोग किया जा सकता है। OCP गर्भनिरोधक गोलियां बच्चे के जन्म से 6 महीने के बाद शुरू की जा सकती हैं। रोजाना एक गोली लेनी होती है और स्तनपान ना करा रही हो तो तुरंत शुरू कर दें। कॉन्डोम्स पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक उपाय हैं। ये गर्भ और यौन शक्ति के रोगों से बचाते हैं। मां बनने के भी 3 वर्ष का अंतर मां और बच्चे को स्वस्थ रखता है। परिवार नियोजन सलाह यानी स्थायी कैसे हो सकती है। अगर आपका परिवार संपूर्ण है तो आप गर्भनिरोधक का स्थायी तरीका अपना सकते हैं, जैसे महिला या पुरुष नसबंदी। महिला की नसबंदी को कहते हैं प्यूबेक्टमी। महिला नसबंदी प्रसव के तुरंत बाद या प्रसव के 6 सप्ताह बाद भी कराई जा सकती है। इसमें दुर्गम की विधि का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है पुरुष नसबंदी, इसको हम वैसेक्टमी बोलते हैं। पुरुष नसबंदी बहुत छोटे से चूरे से की जा सकती है। नसबंदी से बिल्कुल कमजोरी नहीं होती और इसके बाद लंबे आराम की जरूरत है। छोटा परिवार, सुखी परिवार आपके बच्चे के पोषण शिक्षा के लिए, प्रचुरता और स्वास्थ्य तथा वृद्धावस्था के लिए बचत। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पहल। इस प्रयास के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पात्रता। गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रसव, निःशुल्क सिजेरियन, निःशुल्क दवाइयाँ तथा अन्य सामग्री, निःशुल्क जाँच, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन, प्रसव के लिए 3 दिन तथा सिजेरियन के लिए 7 दिन तक, निःशुल्क रक्त सुविधा और यूजर चार्जेस से छूट। घर से स्वास्थ्य संस्थान जाने रेफरल के समय एक संस्थान से दूसरे संस्थान जाने का तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट। और बीमार नवजात शिशु के लिए जन्म के बाद 30 दिन तक निःशुल्क उपचार, निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क जाँच, निःशुल्क रक्त सुविधा, यूजर चार्जेस से छूट और ट्रांसपोर्ट की छूट। ये हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके फैमिली में या हर जगह पर हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद,